नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी गुलाम वंश के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है रोज की क्लास से संबंधित अभ्यास प्रश्न। क्विज के माध्यम से रोज की क्लास से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आप लोग उससे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके संस्थापक के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लगभग 1290 ईस्वी में किलोखरी के किले में या किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। किलोखरी के महल में राज्याभिषेक करवाया। और इससे संबंधित एक पॉइंट ये बनता है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक था। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में इसने सिंहासन ग्रहण किया था। 70 वर्ष की अवस्था में। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग या सबसे उम्रदराज शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था। इसके बाद जलालुद्दीन का भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना 1296 ईस्वी में। तो जलालुद्दीन से एक आध पॉइंट और है, उसको देख लीजिए। जैसे हिंदू जनता के प्रति इसका, या हिंदू धर्म के अनुयायियों के प्रति इसका उदारतापूर्ण व्यवहार था। हिंदुओं के प्रति उदार, इसका बिहेवियर जो था वो हिंदुओं के प्रति उदार प्रकृति का था। इसके बाद हम इसके आने वाले शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक का था। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक लगभग 20 साल तक इसका शासनकाल रहा। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो ये शिहाबुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बड़े भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था। और शिहाबुद्दीन इसके बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही अकाल मृत्यु हो गई थी उनके, जिसके बाद जलालुद्दीन ने ही अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण एवं संरक्षक के रूप में कार्य किया। और आगे चलकर इसकी वफादारी से खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया और एक सेनापति के रूप में इसे पद प्रदान किया अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसी के तहत अलाउद्दीन खिलजी लगभग 1296 में देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी का अभियान लगभग 1296 ईस्वी में किया। और उस अभियान के तहत ढेर धन संपत्ति इसने लूटी, जो कि जलालुद्दीन से छिपा करके स्वयं ही रख ली। और इस देवगिरी पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा जाग उठी शासक बनने की। कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर जलालुद्दीन फिरोज अपने ससुर व चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अपने को सुल्तान घोषित किया। लगभग 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके
कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पे सिंहासन प्राप्त किया या अपने को सुल्तान घोषित किया। इसके बाद जब जिस कंडीशन में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया तो इसके सामने कई विरोध हुए। विरोधों में जैसे कि इसके जितने रिश्तेदार थे, क्योंकि इसने अपने चाचा की हत्या करके शासन प्राप्त किया था, तो जितने रिश्तेदार थे वो इसके खिलाफ थे और वहाँ के जो अमीर थे वो भी इसके खिलाफ हो गए थे। जनता भी इससे नाराज़ थी। तो एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न थी इसके शासनकाल के आरंभ में ही। तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए इसने उस समय शराब और अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह लगभग 4 विद्रोह इसके समय में हुए हैं। 4 विद्रोह जिनको इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया और दबाने के लिए इसने अपने राज्य में शराब व अन्य मादक पदार्थ वर्जित करवा दिए। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो अमीरों की दावत होती थी, इसका मानना यह था कि अमीर जब दावत के लिए इकट्ठा होते हैं तभी राजा के प्रति षड्यंत्र की रचना करते हैं। इसलिए इसने अमीरों की दावत पर प्रतिबंध लगा दिया और एक अमीर दूसरे अमीर के यहाँ शादी विवाह संबंध नहीं बना सकता था, दावत पे नहीं बुला सकता था। शराब व अन्य मादक पदार्थ बैन कर दिए गए थे इसके द्वारा। और जुआ खेलना, कुल मिला के जिससे इसे डर था विद्रोह का, उनका मिलना जुलना एक प्रकार से इसने बंद करवा दिया था। तो अमीरों की दावत, दूसरा जो प्रतिबंध था वो अमीरों की दावत पर प्रतिबंध था। अमीरों की दावत पर प्रतिबंध। इसके बाद हिंदुओं से भी इसे विशेष डर था, इसलिए इसने अपने शासनकाल में हिंदुओं की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए उन पर अनावश्यक करों का रोपण किया, अनावश्यक करारोपण किया, जिससे वो शासक के खिलाफ विद्रोह ना कर सकें। तो हिंदुओं की शक्तियों को भी इसने कमज़ोर किया। हिंदुओं की शक्तियों को कमज़ोर किया, जिससे कि वो विद्रोह करने की हालत में या विद्रोह करने की कंडीशन में ना रहें। और इसके शासन काल के दौरान लगभग 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ और हर बार ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित रख पाया, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सफल हुआ। इसका कारण यह था कि इसके समाज के दौरान या इसके शासनकाल के दौरान इसने अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि उससे इसने पूरी सैनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहा था, जिससे कि सभी मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में दबाए जा सके आसानी से। तो इस क्रम में हम बात कर लेते हैं इसके सैनिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले किसका सैनिक व्यवस्था इसके टाइम की कैसी थी। सैनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसने अस्थाई सेना का गठन किया था। पहला पॉइंट, अस्थाई सेना का गठन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अस्थाई सेना का गठन किया। इससे पहले क्या होता था कि अन्य सभी शासक जब युद्ध की स्थिति बनती थी तो सैनिकों की रिक्रूटमेंट करते थे और उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन्हें निश्चित वेतन करके मुक्त कर दिया जाता था, या निश्चित वेतन दे करके या कुछ भूमि दे करके मुक्त कर दिया गया था। किंतु इसके शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। इसने एक अस्थाई सेना का गठन किया और उन्हें नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। नगद वेतन, नगद व मासिक वेतन, नगद व मासिक वेतन ये कैश में देता था अपने सैनिकों का। अगला जो पॉइंट है
इससे संबंधित, सैनिक व्यवस्था से संबंधित, कि सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा। सैनिकों का हुलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। दागने की प्रथा। सैनिकों का हुलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो घोड़ों को दागने के पीछे क्या होता था कि इससे ये जानकारी मिलती थी कि किस नस्ल के घोड़े कितने इसके पास हैं, और सैनिकों के हुलिया से संबंधित, जैसे आज के टाइम पे सेना में भर्ती होने के लिए आपका आधार कार्ड, आपके फिंगरप्रिंट, आपके फ़ोटोज़ वगैरह एकत्रित किए जाते हैं, उसी प्रकार उस टाइम इसने हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसी के तर्ज पे आज के टाइम पे आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। तो सैन्य व्यवस्था से संबंधित ये 1-2 पॉइंट थे जो बनते हैं कि अस्थायी सेना का गठन करने वाला पहला शासक कौन था, और इसके बाद नगद एवं मासिक वेतन, सैनिकों को नगद एवं मासिक वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया लिखने व घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी। एक और अन्य बदलाव किया, इससे पहले के शासक जो थे वो सैनिकों को उनके काम के बदले भूमि देते थे दान में, लेकिन भूमि दान में देने की प्रथा को इसने बंद किया। भूमि दान में देने की प्रथा को, दान में देने की प्रथा को बंद किया। भूमि दान देने के बजाय ये नगद वेतन देता था। तो भूमि दान देने से होता क्या था? विद्रोहियों की संख्या इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा थी। अब भूमि दान देने से उस भूमि पे जो शासन करता था, उस भूमि की जो देख रेख करता था, आगे चलकर वो इस पे विद्रोह कर सकता था। इसलिए या इसी डर से इसने भूमि को दान में देने की प्रथा पर रोक लगा दी। उसके बदले में नगद वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत की। तो सैनिक व्यवस्था से क्रम में 1-2 पॉइंट है। इसके बाद इसके हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि राजस्व के लिए इसने किस प्रकार की नीतियों को अपनाया था अलाउद्दीन ने। राजस्व नीति के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसने उत्पादन का, कुल उत्पादन का 1/2 टैक्स के रूप में या कर के रूप में वसूला। अब इससे पहले के जो शासक थे वो लगभग 1/3 वसूला करते थे, किंतु इसके शासनकाल में या अलाउद्दीन ने कुल उत्पादन का 1/2 वसूलना प्रारंभ किया। और ये सल्तनत या भारतीय इतिहास के लिए भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने भूमि को मापने के बाद उस पर टैक्स लगाया। भूमि को मापने के बाद, भूमि मापन और भूमि मापने की जो इसने पद्धति लागू की, बिस्वा पद्धति, भूमि मापने की बिस्वा पद्धति की शुरुआत की। बिस्वा पद्धति, तो जो टैक्स लगाता था इसी बिस्वा का आधा या उत्पादन का 1/2 टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और इसके बाद इसने 2 अन्य नए कर लगाए, चरी और घरी। चरी और घरी। चरी और घरी को समझ लीजिए। चरी जो होता था ये चरागाह पर लगाया गया टैक्स होता था, चरागाह पे, और घरी घर पे लगाया गया टैक्स होता था। तो ये 2 नए करों की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद एक इसने विभाग की स्थापना की, राजस्व विभाग की। इसने राजस्व विभाग को दीवाने मुस्तक राज नाम दिया। दीवान ए मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी। और राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था उसे मुस्तक राज कहा जाता है या कहा जाता था। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किस शासक ने की थी, या सल्तनत काल के किस शासक ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। तो दीवाने मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद राजस्व नीति से संबंधित बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में कि इसका साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था। साम्राज्य विस्तार। तो गुजरात, चित्तौड़, तेलंगाना एवं दक्षिण भारत तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। ये सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। तो गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां ने एक दास को या मलिक काफूर जिसका नाम है 1000 स्वर्ण दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलकर यही मलिक काफूर अलाउद्दीन का खास या महान सेनापति कहलाया और दक्षिण विजय में इसने अलाउद्दीन की सहायता की। ये क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन की दक्षिण अभियान या दक्षिण भारत के अभियान में किसने सहायता की, तो मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन की मदद किसने की? अलाउद्दीन की मदद तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मदद की थी दक्षिण भारत के अभियान में। इसी के तहत अगला पॉइंट है तेलंगाना से या कोहिनूर हीरे से संबंधित कि तेलंगाना के तत्कालिक शासक जो थे रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो को भेंट किया था। तेलंगाना के शासक रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर भेंट किया था। कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसके बाद मलिक काफूर ने इसी हीरो को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया था। तो ये इसके साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ पॉइंट थे। इसके बाद इसके निर्माण से संबंधित 2-4 पॉइंट बनते हैं, किसने किन किन चीज़ों का निर्माण किया है। निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात PWD विभाग के बारे में। तो निर्माण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्माण के बारे में भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं अलाउद्दीन से। खिलजी वंश का प्रतापी शासक था जैसा कि, और इसी से सारे लगभग अधिकतम पॉइंट इसी से बनते हैं। तो निर्माण में सीरी का किला, जो आपका हेडिंग है निर्माण कार्य अलाउद्दीन द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य की बात करें तो सीरी किला, अलाई दरवाजा, हौज खास, जमात खाना,
ये 3-4 प्रमुख निर्माण थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए थे। और इसने कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब मीनार के पास ही एक अलाई मीनार की स्थापना करवाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य था कि कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई का एक मीनार स्थापित करने का, और इसने इसका कार्य मलिक काफूर को दिया, किंतु उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। अलाई मीनार का कार्य पूरा नहीं हो सका था। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अलाई दरवाज़ा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था। और इसके बाद इसके दरबार में जो 2 प्रमुख कवि रहते थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो और हसन देहलवी। और एक इसकी उपाधि है, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि सिकंदर-ए-शानी सिकंदर-ए-शानी का अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, एक विश्व विजेता बनने की और दूसरा एक नए धर्म का निर्माण करना। किंतु ये दोनों ही उद्देश्य उसके पूर्ण नहीं हो सके, ना वो विश्व विजेता बन पाया और ना उसने नए धर्म का निर्माण किया। तो जब उसका शासनकाल था वो इस्लाम धर्म के अनुसार उसने शासन नहीं किया, इसीलिए वो एक नए धर्म के अनुसार या एक नए धर्म का निर्माण करना चाहता था। तो जो सल्तनत काल के अन्य शासक थे वो खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त करते थे, किंतु इसने राजा के पद को सर्वश्रेष्ठ माना और इसका मानना था कि मैं राजा हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये काफ़ी है, मुझे किसी खलीफा वलीफा से उपाधि लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे स्वयं में पता है कि मैं एक राजा हूँ। इसके बाद 2 अन्य शासक हुए खिलजी वंश के, जिनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से 2 अन्य शासक थे। तो मुबारक शाह, नाम आता है मुबारक शाह का। मुबारक शाह खिलजी या मुबारक खिलजी। इनका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा, या 1320 ईस्वी तक माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था। बरनी इतिहासकार या इतिहासकार बरनी के अनुसार ये कभी कभी सभा में अर्धनंगा या नग्न होकर दौड़ा करता था और इसे नंगी स्त्रियों या नंगे पुरुषों का साथ पसंद था। तो इससे कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। इसके बाद एक अंतिम शासक था नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन 1 या 2 महीने के लिए अंत में शासन बना था और इसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में की गई। तो इस वंश के या खिलजी वंश के अंतिम शासक जो थे वो नासिरुद्दीन थे। ये अंतिम शासक थे। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा खिलजी वंश के बारे में एवं उनके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रतापी शासक हुए और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो खां। तो मिलते हैं नई क्लास में तुगलक वंश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।